आदरणीय प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू तमाम मीडिया चैनल्स पर चल रहा है और कल हम लोगों ने बात की थी कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के आउटकम को लेके क्या प्रेडिक्शन किया है, क्या वो फ्यूचर देख पा रहे हैं, क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो कहा था वो यही है कि बीजेपी 370 या एनडीए के साथ 400 पार तो नहीं जा रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे और जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उनसे, उस पर वो शायद खरे नहीं उतर पाए हैं। रूरल डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जैसे मुद्दे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के अनुसार ज़मीन पर दिखते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 2019 के अपने रिजल्ट के बराबर या उससे थोड़ा बेहतर ही प्रदर्शन करेगी 2024 के इलेक्शन में। और दूसरा उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री की छवि में और आदरणीय प्रधानमंत्री से एक्सपेक्टेशन में डेंट तो लगा है, लेकिन लोग फिर भी यही कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं तो हम किसको दें, क्योंकि विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। विपक्ष अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर जनता के बीच नहीं जा पाया है और विपक्ष बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ भी है। उनमें आपस में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस की और हिंट किया आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपने इंटरव्यू में। और तमाम मीडिया चैनल्स पे, तमाम यूट्यूब चैनल्स पर उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। उनका इंटरव्यू द वायर के साथ भी आया और द वायर के साथ एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जिसके बारे में उनको ट्रोल किया जाने लगा कि वो बीजेपी के एजेंट हैं और ये वो फलाना ढिमकाना। और उस इंटरव्यू में उनके ऊपर ये आरोप लगाया आदरणीय करण थापर जी ने कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि हिमाचल में कांग्रेस पूरी तरह जड़ से उखड़ जाएगी। हालांकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपने उसी इंटरव्यू में करण थापर जी को बहुत अच्छी तरह से धो दिया कि, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वीडियो हो तो आप मुझे दिखाइए। जिस ट्वीट किया वो रेफरेंस दे रहे थे, उस ट्वीट में भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन किया है कि कांग्रेस, चूँकि जयपुर अधिवेशन में और जयपुर के चिंतन शिविर को लेकर कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए शायद वो हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में पूरी तरह राउट हो जाएगी, तब तक वो कुछ इस पर करेगी नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये बातें कही हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने इंटरव्यू में जो बातें कह रहे हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आने वाले 100 दिन का अपना गोल बता रहे हैं अपने हर एक इंटरव्यू में, इनफैक्ट उसको उन्होंने 125 दिन कर दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 25 दिन मैंने एडिशनल लिया है कि मुझे जो युवाओं से, जो पब्लिक से इनपुट मिला है, मैं उसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करूंगा और युवाओं से जो आइडियाज़ मिले हैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। इसलिए 100 दिन के आइडिया को उन्होंने 125 दिन का आइडिया कहा है। फिलहाल आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपने इंटरव्यू में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो ज़्यादातर लोगों से मिस हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री अपने 100 दिन 125 दिन का अपना कार्यक्रम बता रहे हैं, उस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की जो तीसरी सरकार आनी लगभग निश्चित है, उसके लिए समस्याएं और ज़्यादा विकट होगी। उसको आदरणीय प्रशांत किशोर इस तरह रखते हैं कि 2014 का जो मैंडेट था वो पूरी तरह नरेंद्र मोदी के लिए होप वाला मैंडेट था। 2019 ने उस होप के मैंडेट पे एक और मुहर लगाई कि आदरणीय प्रधानमंत्री से ही उम्मीद है और वो उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन जब 10 साल बीत गए और 2024 आ गया तो उस छवि में, उस एक्सपेक्टेशन में थोड़ा डंट लगा है। ये आदरणीय प्रशांत किशोर का कहना था और वो कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट में जो अभी गवर्नमेंट 2024 में आएगी वो रिलेटिवली कमज़ोर होगी, उसके पास रिलेटिवली उतना मैंडेट नहीं होगा, उतना पावरफुल वो अपने आप को फील नहीं कर पाएगी और इसका रिफ्लेक्शन आपको सड़कों पे दिखेगा। उनका कहने का ये मतलब था कि मोर एजिटेशन, मोर रोड ब्लॉकेज, मोर एनार्की देश में देखने को मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरे टर्म की गवर्नमेंट आएगी वो अपने बहुत सारे उन आइडियाज़ को लेकर आएगी जिसको अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि तैयार हो जाइए, इस सरकार में और ज़्यादा काम होने वाला है और बहुत सारे ऐसे काम होने वाले हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, जिसके बारे में लोगों ने अभी तक बात भी नहीं किया है। तो इस तरह से ये चैलेंज
आने वाली गवर्नमेंट के सामने और ज़्यादा विकट होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जो क्लेम किया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया जा रहा है, उसमें और ज़्यादा एक कंट्रोल बीजेपी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ेगा। जो संविधान खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इस तरह के जो रैंट चल रहे हैं वो थोड़े और इंटेंसिफाई होंगे और सत्ता से जो लोग दूर हैं उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली और ज़्यादा एजिटेशन, और ज़्यादा रोड ब्लॉकेड, और ज़्यादा एनार्की में आपको दिखने को मिल सकता है। ये सारा का सारा एक तरह से स्ट्रीट्स पे आपको देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े मुद्दे जैसे वन नेशन वन इलेक्शन या काशी मथुरा या फिर कॉमन सिविल कोड जैसे जो मुद्दे हैं वो आएंगे तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम। प्रशांत किशोर जी ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2024 में आने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के सामने उसका प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होगा। आप इसको जब करंट चुनावी माहौल से तुलना करेंगे या अभी जो चल रहा है देश में या पिछले कुछ दिनों में जो बातें हुई हैं उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट लगता है। कांग्रेस ने देश को रिलीजियस ग्राउंड पर बांटने के बाद अब इसको कास्ट लाइन पर बांटने की शुरुआत कर दी है। कास्ट सेंसस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और आज ही का जो उनका आदरणीय राहुल गांधी जी का बयान है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि वो फॉरवर्ड हैं, ऊंची जाति के हैं और एसटी क्लास के हैं। आदरणीय हेमंत सोरेन इसलिए उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसके अलावा नॉर्थ साउथ डिवाइड और गौमूत्रा और साउथ को अलग देश बनाना और देश मानने जैसी बातें या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स जैसी बातें जो पिछले कुछ दिनों में की गई है भारतीय राजनीति में, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। आदरणीय राहुल गांधी जी का कास्ट सेंसस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाने वाला जो उनका एक आइडिया है वो कास्ट लाइन पे देश को बहुत ज़्यादा डिवाइड करने और बहुत ज़्यादा तोड़ने वाला आइडिया लगता है। आदरणीय राहुल गांधी जी का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम न सिर्फ ये करेंगे बल्कि हम मजबूर कर देंगे कि सरकार ये करे, कास्ट सेंसस करवाए, सरकार ये करे कि वो रिजर्वेशन के लिमिट को बढ़ाए, सरकार ये करे कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसी आइडियाज़ को और वेल्थ को जो सेंट्रलाइज हो रहा है उस वेल्थ को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार कोशिश करे। हालांकि इस तरह के मुद्दे पब्लिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करते, इस तरह के मुद्दे चल नहीं पा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी प्रथम 1-2 चरणों में तो आपने इस तरह की बातें देखी, लेकिन जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पब्लिक का रिएक्शन आने लगा, बहुत ज़्यादा रिबटल्स होने लगे और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक आउटरीच हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा इस पर बैकफुट पे आ गई है। न वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर पा रहे हैं, कास्ट सेंसस को लेके भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरह से ओबीसी कोटे में मुस्लिम धर्म के जातियों को घुसाया गया है और उसको लेकर के मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन देने की जो बातें आ रही हैं और जो आरोप लग रहे हैं उस पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चली गई है। लेकिन इस तरह के आइडियाज़ पुश करेगी कांग्रेस, ये एक दिख रहा है, और इसी वजह से आदरणीय प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो बहुत वेल थॉट ऑफ प्रेडिक्शन लग रहा है कि आने वाली सरकार के लिए इस तरह की मुश्किलें खड़ी होंगी और स्ट्रीट्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि पब्लिक बहुत मैच्योर है, पब्लिक इस तरह के बहकावे वाली बातों में अब ध्यान नहीं देती। अगर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया पब्लिक के लिए होता तो निश्चित तौर पर आपको वो चुनाव में रिफ्लेक्ट कर रहा होता, लेकिन चुनाव का रिजल्ट और चुनाव का जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले से हमें आपको लग रहा है और ज़्यादातर लोग उसको उसी तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है। कांग्रेस भी अपने इन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक बहुत मैच्योर हो गई है और इस तरह के फॉल्ट लाइंस के ऊपर पब्लिक आउटरीच नहीं करती है। ये निश्चित है कि इस तरह के डिविसिव मेजर्स जो हैं और इस तरह के डिविसिव आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के आइडियाज़ विपक्षी खेमा पुश करने की कोशिश करेगा और इसको पुश करके पहले रीजनल पार्टीज को कांग्रेस खत्म करने की कोशिश करेगी। हालांकि बाद में कांग्रेस भी इसका रिजल्ट कुछ ले नहीं पाएगी और इसकी कीमत कांग्रेस को भी चुकानी होगी, लेकिन इसका इफेक्ट रीजनल पार्टीज पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा और स्ट्रीट्स पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर जो आदरणीय राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं उसको आदरणीय राहुल गांधी पुश करते हैं तो।
आपको याद होगा कि हमारे से जस्ट पहले वाली पीढ़ी आदरणीय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की भुक्तभोगी रही है। मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो भी कहा करते थे कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय हम लोगों ने भी, कॉलेज के स्टूडेंट थे और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा आउटरीच किया था, उसका लाभ उससे निकले हुए कुछ नेताओं ने उठाया और हम लोगों के सामने रोजी रोटी का भी समस्या आ गया और हमारी जनरेशन भी आदरणीय अन्ना हजारे के आंदोलन से ठगी हुई महसूस करती है और ठगी है। इसलिए जनता इस तरह के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा साथ नहीं देती। लेकिन फिर आपको देखना होगा कि इसी देश में SC/ST एक्ट से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था जिसको लेकर बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ। किसान आंदोलन के नाम पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। CAA को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैलाया गया, बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ और उसके रिजल्ट में ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ, प्रॉपर्टीज़ का लॉस हुआ। इसलिए ये नहीं हो सकता है या इसको पुश नहीं किया जा सकता है। कुछ हजार लोग सड़क पे उतर आते हैं तो इस तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं होगा, इसका चुनावी कोई रिजल्ट नहीं मिलना, इसका कोई चुनावी पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको फिर याद रखना होगा कि आदरणीय हरीश साल्वे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने 2014 के बाद ही ये कहा था कि पहले ये लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी को चैलेंज करेंगे पॉलिटिकली और जब पॉलिटिकली नहीं कर पाएंगे तो वो लीगल तौर पे और लीगल रूट का, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ को पुश करना चाहेंगे। और जब वो आज सुप्रीम कोर्ट को भी और जुडिशरी को भी चैलेंज कर रहे हैं, जुडिशरी पे भी सवाल उठा रहे हैं 2019 के राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद जुडिशरी को भी मलाइन करने की कोशिश हो रही है इस देश में, तो निश्चित तौर पर जुडिशरी को भी अब छोड़कर स्ट्रीट पे उतरकर और स्ट्रीट पे टर्बुलेंस क्रिएट करने का आइडिया पूरा का पूरा है और उसका हिंट भी हम लोगों को लगातार मिल रहा है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, हमारी पीढ़ी आदरणीय अन्ना के आंदोलन से ठगी हुई महसूस करती है, हमसे जस्ट पहले वाले पीढ़ी आदरणीय JP के आंदोलन से ठगी हुई महसूस करती है। इसी का नतीजा है कि चाहे किसान आंदोलन के नाम पे अभी हाल में जो हरियाणा के बॉर्डर पर हुआ वो नाटक हो या रेसलर्स के नाम पे जो नाटक हो, पब्लिक नहीं निकली। 2014 के बाद से ही इमरजेंसी, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है जैसे रैंट चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक उसको बाय करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और पब्लिक इस तरह के बिकाऊ और इस तरह के डिविजिव आइडियाज़ को, इस तरह के बहुत ज़्यादा आउटरेजियस आइडियाज़ को कोई वैल्यू नहीं करती है। और पब्लिक काफ़ी मैच्योर है, पब्लिक ने ये देखा है कि किस तरह से OBC रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी जब तक पावर में रही कभी उसने लागू नहीं किया। OBC रिजर्वेशन लागू भी हुआ तो आदरणीय VP सिंह ने उसको लागू किया। इसके अलावा कास्ट सेंसस कांग्रेस ने 2011 में करवाया था लेकिन उसका नंबर 2014 तक जारी नहीं किया। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह के आइडियाज़ भी पब्लिक कोई भी ओन नहीं करता है, कोई भी इसको बाय करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद भी जो उसने पैसे कमाए हैं वो किसी को, दूसरों को क्यों बांटेगा। तो उसी तरह वो ना एक्सपेक्ट करता है कि जिसने पैसे कमाए हैं वो मुझे दे देगा और ना वो ये चाहता है कि उसके कमाए हुए पैसे किसी और को देना पड़े। तो इस तरह के आइडियाज़ को पब्लिक बाय नहीं करती। पब्लिक ने देखा है कि कास्ट के नाम पे, जातियों के नाम पे और जातियों के सम्मान के नाम पे और इस तरह के फालतू के बकवास में, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी पहली पीढ़ी JP के आंदोलन पे अपने आप को ठगी महसूस करती है और उसने देखा है कि उससे निकले हुए लोग कास्ट को अपना वेपन बनाते हैं और कास्ट के नाम पर खुद को ही अमीर करते चले जाते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं लेकिन अपने कास्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते, देश को तो नुकसान करते ही हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि झूठे SC/ST एक्ट को लेकर फैलाए हुए कन्फ्यूजन या CAA को लेकर फैलाए हुए कन्फ्यूजन या किसान के नाम पर फैलाए हुए कन्फ्यूजन में किस तरह देश ने लोगों की जानें तक खो दी, आर्थिक नुकसान हुआ। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस पर अवेयर रहने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग आने वाली सरकार को, नई चुने जाने वाली सरकार को पहले से ही ये मैसेज दें, पहले से ही ये एक तरह से अपना कोर मैंडेट दें कि इस तरह के किसी भी आउटरेजियस आइडिया को, इस तरह के किसी भी आउटरेजियस स्ट्रीट पे होने वाले प्रदर्शन को, स्ट्रीट पर होने वाले इस तरह के आउटरेजियस एक्ट्स को जिसमें पब्लिक को नुकसान होता है, हमें, आपको, आम लोगों को नुकसान होता है और जो पार्टियां इस तरह के आइडियाज़ को समर्थन करके अपना उल्लू सीधा करती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट रहे, उसके लेकर बहुत ज़्यादा
लाइबल रहे गवर्नमेंट, जिम्मेदार रहे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के किसी भी आउटरेजियस आइडिया को शुरू होते के साथ उसी तरह क्रिपल डाउन कर दे, जिस तरह की उत्तर प्रदेश में इस तरह के किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिपल डाउन किया जाता है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम विजिलेंट रह के, अवेयर रह के इस तरह के फ्रॉड को रोकने में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना मैंडेट देके, अपने वॉइस देके। तो हम लोगों को इसके लिए बहुत विजिलेंट रहना होगा, बहुत अवेयर रहना होगा, और गवर्नमेंट को अपना फुल आइडिया, फुल सपोर्ट देना होगा कि इस तरह के किसी भी आउटरेजियस एक्टिविटी को गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रोके, और उसमें उसको जो भी पब्लिक सपोर्ट चाहिए, जो भी मोरल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।